हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अत्रिश एकेडमी। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्लास 12 का। उससे अब तक जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला टॉपिक 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमआई एंड लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस ना, जो भी आपके अभी बोर्ड में आए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 या फिर 5 मार्क्स में ना, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा इंडक्टेंस वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड लास्ट वन इज एसी जनरेटर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है 1 मार्क क्वेश्चन है ये 2020 में आया है। लिखा है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल ना। मतलब आपको ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब कि डी आई बाई डी टी के बीच में ग्राफ शो करना है। तो आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक था पीछे सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे एक फॉर्मूला था कि जो भी आपका इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है ये होता है बेटा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ग्राफ बनाना है ईएमएफ और डी आई बाई डी टी के बीच में ना। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन। माइनस साइन केवल डायरेक्शन दिखाता है कि जब जब करंट में चेंज आएगा टाइम के साथ तब तब बेटा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा आपका, ठीक है। ये किसने बताया था, ये लेंज ने बताया था एक्चुअली नेगेटिव साइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि डी आई बाई डी टी और ईएमएफ का ग्राफ बनाना है। आप देख रहे हैं नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। तो हम बना लेते हैं ग्राफ। एक एक्सिस पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया बेटा डी आई बाई डी टी और यहाँ पे हमने रख दिया ईएमएफ जो कि आपका जनरेटेड है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा और डिक्रीजिंग जाएगा, ठीक है। देखो ये इसके स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर पूरा डी आई बाई डी टी लिखा हुआ है। डन, दैट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग 1 एंड 2 व्हेन करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली ना। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना हम लेंज लॉ से करेंगे और ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आता ही आता है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से, ये वाला। अब इसके लिए आपको लेंज लॉ का पता होना चाहिए। लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी भी कॉइल के अंदर यदि फ्लक्स में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली कॉइल क्या करती है बेटा, उसका अपोज करती है और अपने अंदर एक करंट जनरेट करती है, ठीक है। वही इसने पूछा है यहाँ पे कि यदि इस वायर के अंदर जो आपका ये कंडक्टर है, ये जो वायर है आपकी, इसमें आई करंट चल रहा है और जो कैसे हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग करंट है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका करंट में चेंज आ रहा है। करंट में चेंज आ रहा है इसका मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा म्यू नॉट एन आई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पे होता है। जितना करंट बढ़ेगा बच्चे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है। यदि फ्लक्स में चेंज आया ऑटोमेटिकली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे ईएमएफ में चेंज आएगा, क्योंकि फैराडे के हिसाब से ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और नेगेटिव साइन यहाँ लगा देंगे तो ये बताता है लेंज लॉ के हिसाब से कि भाई जब जब फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज आता है तब तब बेटा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि भाई यदि कोयल तार के अंदर करंट इंक्रीजिंग है तो आपको ये बताना है कि इस कोयल के अंदर और इस वाली कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा। तो देखो आप यहाँ पे लेंस रूल लगाइए। पहले आप यहाँ पे ना राइट हैंड स्क्रू रूल आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है कि यदि करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, आप देखो ये जो आपका थंब है वो दिखाता है बेटा मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को, और जो फिंगर से आपकी वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में रख के देखें, यहाँ पे आपका करंट इस तरफ है, तो यदि मैं थंब को आपका करंट के डायरेक्शन में रखूं तो इस तरफ जो कॉइल है हमारी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है आपका, आउटवर्ड आ रहा है। मतलब आपका डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यदि डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो आप ऑब्जर्व करें, यहाँ फील्ड बाहर की तरफ आएगा आपका, ठीक है। फील्ड बाहर की तरफ आने से क्या होगा कि आपका फिर यहाँ लिखा है इसमें करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होने की वजह से फील्ड लाइंस चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। यदि फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो कोयल क्या काम करेगी, उसका अपोज करेगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है लेकिन कोयल क्या करेगी, एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। यदि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो फिर वो अपने अंदर करंट चलाएगी।
करंट चलाएगी तो क्या चलाएगी बेटा, करंट आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंगूठे को अंदर की तरफ रख के देखें प्लेन के अंदर, तो आपका जो हाथ है, जो आपकी फिंगर्स है, वो टर्न होगी किस तरफ, क्लॉकवाइज ना। तो ऊपर की तरफ में जो डायरेक्शन आएगी करंट की, वो आएगी बच्चे कैसे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ ऊपर वाली कोयल नंबर 1 के अंदर करंट चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कोयल नंबर 2 में चलेगा करंट, उल्टा कर दीजिए उसका, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए अच्छे से समझ में, क्योंकि इनमें से हर साल एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासिस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब देखो ये एक आपकी, ये मान लेते हैं कि आपका लूप है, यहाँ से इसके सेंटर से एक नॉर्मली ये पास हो रही है करंट कैरिंग तार, ये आई करंट है इसके अंदर। इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। यदि करंट बढ़ रहा है, विल देयर बी इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, जस्टिफाई। ये पूछ रहा है क्या यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा। देखो आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, ई, और ईएमएफ बेसिकली डी फाई बाई डी टी होता है, मतलब डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर। यदि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो बेटा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है, विच इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ये होता है आपका ना। मतलब जो फ्लक्स है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा पे चेंज आता है, थीटा पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखो पहले, यदि आपकी तार इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन क्या हो रहा है, करंट में कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ कैसे बनेगी। देखो यदि मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बेटा करंट आपका लेफ्ट इस तरफ है इंक्रीजिंग, और मैं नीचे देखूंगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आएगी, वहां पे इनवर्ड जाएगी, मतलब आपका ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी आपकी ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, लेकिन जो आपका लूप रखा गया था, लूप आपका कैसे रखा गया बच्चे, देखो लूप आपका रखा गया है ऐसे ही ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ है, लेकिन लूप का जो एरिया है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यदि यहाँ एंगल 90 डिग्री बना, तो बेटा कोस 90 कितना होता है, फ्लक्स निकालो यहाँ से, दिस विल बी बी ए कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 जीरो होता है, तो देयर विल बी नो फ्लक्स इंड्यूस ना। यदि फ्लक्स में इंड्यूस ही नहीं हुआ, फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा टाइम के साथ, तो बेटा वो ईएमएफ जनरेट ही नहीं करेगा। इसका मतलब देयर विल बी नो ईएमएफ जनरेट। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, कॉइल के अंदर बिल्कुल भी ईएमएफ जो है जनरेट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड को, ये 2017 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फिगर शोज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स द कंडक्टर लूप। ये सोलेनॉइड है आपके अंदर ना, यहाँ पे करंट चल रहा है देखो इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है आपका ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने पढ़ा होगा कि बेटा जो एंटी क्लॉकवाइज है, यदि क्लॉकवाइज हो, सपोज करो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है, देखो ये ना, तो ये कौन सा लूप बनाता है, ये आपका साउथ पोल बनाता है, ठीक है। यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज हो, देखो यहाँ पे एंटी हुआ, यहाँ पे क्लॉक था, तो इट लुक्स लाइक ए साउथ पोल। और यदि यहाँ पे एंटी है, एंटी देखो ऐसे, और ये उल्टा ऐसे, तो ये बोल रहा है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह दिखता है, ठीक है बेटा। तो क्लॉकवाइज करंट होगा तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो कोयल क्या करेगी, जब ये कोयल इसके पास आ रही है ना, देखो सोलेनॉइड पास आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, बढ़ेगी तो ये उसको अपोज करेगी, अपोज करेगी तो क्या करेगी, अपने अंदर एक नॉर्थ पोल क्रिएट करेगी। और नॉर्थ पोल क्रिएट कब होता है, क्योंकि भाई नॉर्थ को नॉर्थ तो अपोज करेगा, तो नॉर्थ पोल कब होता है, जब अपने अंदर करंट चलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बेटा कैसी रहेगी, एंटी। इस कॉइल के अंदर करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, इट लुक्स लाइक ए नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा। ये 2015 में आया था क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है टू स्फेरिकल बोब्स, वन मेटेलिक एंड अदर ऑफ द ग्लास, वन ऑफ द सेम साइज आर अलाउड टू fall freely from the same height above the ground। देखो ग्राउंड से सेम हाइट से दो आपके बोब्स जो है गिराए गए, एक आपका ग्लास का बना हुआ है
एक बना है बेटा मेटल का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द टू वुड रीच अर्ली एंड वाई, कौन सा जल्दी पहुंचेगा। देखो आप नॉर्मल सी बात है यार, देखो ग्लास वाला तो बेटा क्या है, इंसुलेटर है, और मेटल तो नॉर्मल सी बात है कंडक्टर है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जो है इंटरप्ट करेगा। यदि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ये जो है चेंज आएगा उसके अंदर, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ फ्लक्स में चेंज आएगा बार बार, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा या फिर यहाँ पे एक एडी करंट जनरेट होगा जो क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा। ग्लास में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्लास तो इंसुलेटर है, तो बेटा इसमें एक एडी करंट जनरेट होगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा। तो मेटल क्या है, थोड़ा सा लेट आएगा एज कम्पेयर टू ग्लास के। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लास बेटा पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ग्लास जो है इंसुलेटर है, उस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी लेंज लॉ पे बेस है। ये क्या बोल रहा है, ए फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप, मतलब उसकी शेप अजीब सी है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर टर्न इनटू ए सर्कुलर शेप व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। ये बोल रहा है कि यदि इसे इस अजीब सी शेप को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक सर्कुलर लूप ले लेती है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द वायर, आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है कि भाई करंट जो है इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, सोच के देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कौन सा है, इनवर्ड वाला है, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मोशन कहाँ है बेटा, इसका बाहर की तरफ है। तो आपने एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सुना होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल ये बोलता है ऐसे कि बेटा यदि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो, ये आपका जो है क्या हो, करंट की डायरेक्शन हो, तो ये जो है मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है। मतलब जिस तरफ भी आपका चार्ज जा रहा है ना, या फिर आपका जो वायर है उस जिस तरफ मूव कर रहा है, ये मोशन ऑफ द बॉडी है या वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाऊं, देखो मोशन कहाँ है बेटा, बाहर की तरफ है, मोशन तो उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो यहाँ करंट की डायरेक्शन आती है, आप राइट हैंड रूल रख के देखिए यहाँ पे, तो जो बेटा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आएगी आपकी, वो कैसी आती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपका कैसे चलेगा, सी से इस तरफ ऐसे ऐसे करंट चलेगा, सी बी ए डी सी, सी बी ए डी सी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करंट मूव करेगा बेटा, ठीक है, किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से। डन, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर ना, ठीक है, मतलब इसे तेजी से मूव करा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है भाई, फ्लक्स में चेंज आएगा ही आएगा। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर, आपको बताना है कि भाई इसके अंदर कौन सा एंड पॉजिटिव है और कौन सा एंड नेगेटिव है, ये आपको बताना है। तो बेसिक सी बात है, जैसे ही आप इसे अंदर लेके आएंगे, जब आप इसे अंदर लाएंगे तो बेटा क्या होगा, देखो नॉर्थ पोल को आप इसके पास ला रहे हैं, तो कोयल उसका अपोज करेगी, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कोयल अपने अंदर क्या करेगी, एक करंट इंड्यूस करेगी। यदि ये करंट इंड्यूस करेगी तो बेसिक सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिशन में बनाएगी। तो जो करंट चलाएगी वो या तो चलाएगी क्लॉकवाइज या चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ऑब्जर्व करो, देखो नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं तो कोयल कोशिश करेगी अपने अंदर नॉर्थ पोल क्रिएट करने का। तो बेटा नॉर्थ पोल क्रिएट का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे करंट चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। मैंने पीछे बताया था अभी आपको ना कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, एज ए नॉर्थ पोल की तरह शो होता है। तो यहाँ पे करंट चल रहा है ऐसे, इसका मतलब ए वाले से प्लेट से करंट निकल रहा है, बी में एंटर कर रहा है, तो ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। खत्म, ये इसने पूछा था कि आपको पोलैरिटी बतानी है प्लेट्स की कि ए क्या रहेगा और बी क्या रहेगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, स्टेट लेंज लॉ। देखो ये तो आपका एक वर्ड है, इसे आप डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये पूछा जाता है पेपर में कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप लेंज लॉ लिख के दिखाए। तो लेंज लॉ होता है कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ है या उसकी डायरेक्शन है, वो भी इस सर्किट में इस तरह से होती है कि जब भी इसके अंदर कुछ भी चेंज आएगा तो ये इसका अपोज करती है। बस क्या, कोयल उसका अपोज करती है। यदि मैं इसे यहाँ पे लिखूं तो आप इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं इसमें कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट in the coil
इन अ सर्किट इज सच दैट, कुछ इस तरह होती है, इट अपोज द कोज, मतलब जो उसका कारण है ना जिसकी वजह से उसमें चेंज आ रहा है, अपोज द कोज और द चेंज, जो भी उसमें चेंज आया किसके अंदर, दैट प्रोड्यूस इन इट। तो किसी भी कॉइल के अंदर जब भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो उसका अपोज करने के लिए कॉइल क्या काम करेगी, अपने अंदर एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस करेगी। तो दैट इज द लेंज लॉ। ठीक है बेटा, आगे लिखा है ए मेटेलिक रोड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। क्या है, एक मेटेलिक रोड है जो आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखी गई है। विल देयर बी ईएमएफ इंड्यूस एट इट्स एंड, जस्टिफाई योर आंसर। 2013 में क्वेश्चन आए, बोल रहे हैं कि जो एक मेटेलिक रोड है वो ईस्ट वेस्ट में रखी गई है ऐसे, ये आपका ईस्ट है बेटा, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, और इसे फ्रीली अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया गया है। ठीक है, जब ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी छूटेगा, नॉर्मल सी बात है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरप्ट करेगी। यदि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उसकी वजह से, तो इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। यस, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। बस इतना ही पूछा था, आपको जस्टिफाई करना था। तो आपको बताना है कि भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये काटेगी जिसकी वजह से इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो उसका अपोज करेगा और अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करेगा। खत्म। देखो बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, द क्लोज लूप पी क्यू आर एस ऑफ द वायर इज मूव अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। ये वाला जो लूप है यहाँ गिवन है हमें, to the plane of the paper as shown in the figure, predict the direction of the induced current। ये फिर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल लगा लेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये दिखाता है बेटा मोशन की डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो लूप है वो अंदर की तरफ जा रहा है इस तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो आप यहाँ जो ऑब्जर्व करेंगे वो करंट की डायरेक्शन इजिली निकाल सकते हैं आप, जो कि आपकी किस तरफ आएगी, लगा के देख लो आप, ये आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो वो आप जो है मैसेज कर दें कमेंट सेक्शन में, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन बेटा फिर सेम आ गया, बस इसने क्या काम करा है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है। इस बार आपकी जो वायर है उसमें करंट चल रहा है आई, लेकिन करंट क्या है, डिक्रीजिंग है इस बार ना। यदि करंट डिक्रीजिंग है तो आपको बताना है कि जो कॉइल आपकी ऊपर रखी है और जो कॉइल नीचे रखी है, 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें आपको करंट में जो है डायरेक्शन कैसी बनेगी, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको शो करना है। तो देखो फिर से आप लेंस लॉ लगाते हैं यहाँ पे कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा कॉइल उसका अपोज करेगी और अपने अंदर करंट को इंड्यूस करेगी। अब देखो बेटा करंट यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यदि मैं ऊपर वाली कॉइल में देखूं और राइट हैंड स्क्रू रखूं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैंने अपने अंगूठे को रखा, तो जो मेरी फिंगर्स है वो कहाँ कर्ल कहाँ पे कर रही है, अंदर की तरफ ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है आपका, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है बेटा, आउटवर्ड आ रहा है। यदि ऊपर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और लिखा है करंट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपका जो फील्ड लाइंस है वो घट रही है। तो घटने का मतलब है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि आपकी अवे जा रही है ना, लेकिन आप चाहते हैं इनवर्ड ही बनी रहे ना, कि ज्यादा, क्योंकि कॉइल उसका अपोज करेगी तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एक इनवर्ड बनाएगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो बेटा क्या होगा, करंट चलाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका आंसर होना चाहिए पहली डायरेक्शन इसमें आनी चाहिए बेटा क्लॉक वाली, और दूसरे में उल्टे हो जाएगी, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे करंट चलेगा बेटा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे चलेगा इस डायरेक्शन में। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, देखो ये बिल्कुल सेम उसका अपोजिट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न कर सकते हैं इस तरीके से कि यदि करंट इस तरफ है और इंक्रीजिंग है तो ऊपर आता है क्लॉक, नीचे आता है ऊपर आता है एंटी क्लॉक, नीचे आता है क्लॉक। यदि करंट आपने इधर कर दिया और करंट डिक्रीजिंग है तो ऊपर आता है क्लॉक, नीचे आता है एंटी क्लॉक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। और बेटा एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो जो मैंने अब तक अपने चैनल पे रिव्यू किया है उसमें 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को बेटा वॉच तो करते हैं, फुल्ली वॉच करते हैं, उसको तसल्ली से देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा एक बात बताओ मेरे को, एक टीचर को क्या चाहिए,
आपके लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस असेंबल करना, फिर उनको तसल्ली से सोल्व करना, एक एक वर्ड वर्ड बाय वर्ड आपको समझाना, किस पर्पज से कि अब भाई बच्चे की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो सके। लेकिन बच्चा सब्सक्राइब भी नहीं करता है। आप ये देखो केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब वाले हैं, जो चैनल को वॉच करते हैं, जिससे वॉच टाइम आता है। लेकिन 95% वो है जिनसे वॉच टाइम आ रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बेटा प्लीज मैं तो यही बोलूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को पूरा देखते हो, आपको चीजें समझ में आती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। लिखा है टू लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप आर मूव इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन मार्क्ड बाय द एरो एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द ईच लूप। देखो बेटा ये फिर से लेंज लॉ का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना। ये सेल्फ है, आप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। मैं बता देता हूँ इसमें कि डायरेक्शन किधर आएगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के चेक करना इसको कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन आने वाली है। ठीक है, देखो जो आपका ये वाला लूप है आपका ट्रायंगल वाला ना, इसमें कहाँ है मोशन, इसका देखो मोशन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के ये अंदर जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, इनवर्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जो इसमें डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, चेंज करके देखो अपना, अपने आप से लगाओ। चलो इसमें ना 1 मिनट का समय है यहाँ पे। ओके डन, तो आपने लगा लिया होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड या बेटा अंदर है और कोयल कर रही है मूव किस तरफ, इस तरफ ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है करंट की वो आ रही है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस वाले में देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अवे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये कोयल उसका अपोज करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है कैसी आपकी, बताओ। वेरी गुड, क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। जिसको भी कोई दिक्कत हो तो वो बेटा मैसेज में कंफर्म कर सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर इज फ्रे, ये क्वेश्चन नंबर 2000, ये जो वाला क्वेश्चन है जो बेटा 2018 में आया है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल टू द पेपर। ठीक है, ए बी इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग विच इज स्ट्रेच टू ए डैश बी डैश एंड देन रिलीज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि देखो ये जो तार है ना पूरा ऐसे, यहाँ पे ये जो एक ए बी वायर है वो एक स्प्रिंग से अटैच है, ये ए और बी वायर है। इसे क्या करते हैं, इसे इधर पुल करते हैं। अब कहाँ तक करते हैं, इस पॉइंट तक ए डैश और बी डैश तक, इसका पुलिंग क्या है बेटा, इस तरफ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जैसे ये इसे छोड़ते हैं, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द कॉइल वुड वेरी विद द टाइम। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें इंड्यूस होगा, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। बस केवल इतना सा सवाल है, मतलब आपको क्वालिटेटिवली समझाना है इस चीज के। अब आप खुद देखो बेटा, देखो जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे, आपने इस पे खींचा, आप इस तरफ लेके जा रहे हैं, ये जो पूरी वायर है वो यहाँ पे आ चुकी है ना, तो भाई जो स्प्रिंग है वो थोड़ा फैल जाएगा ऐसे ऐसे ना। आपको पता है स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो क्या काम करता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स का मेन मोटो क्या होता है, वो उसे एक बैक वापस स्टोर करने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आपने यहाँ छोड़ा, ये तुरंत जो है इधर जाएगी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगी, एस एच एम ना। तो इसके फ्लक्स में कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग आएगा। जैसे यहाँ से आपने छोड़ा तो तुरंत ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगी, तो धीरे धीरे इसका फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा और घटते घटते क्या हो जाएगा, वो तुरंत जीरो हो जाएगा ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि भाई फ्लक्स में चेंज आने का मतलब ही होता है बेटा कि ईएमएफ का जनरेट होना। किसने बताया था, ये फेराडे ने बताया था। ठीक है, बस इसको एक्सप्लेनेशन यही लिखनी थी कि जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और जैसे आप उसे रिलीज करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी जो पोजीशन है वो ए डैश बी डैश से होते हुए ए बी पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे फ्लक्स में डिक्रीजिंग आ रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। डन बेटा, अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, predict the polarity of the capacitor in the situation described by adjoining as shown in the figure, explain the reason to। देखो ये कई बार क्वेश्चन आया, 13, 11, ऑल इंडिया 11 में भी आया है ना। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है,
बस डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं। देखो बेटा, इधर से नॉर्थ, आपका नॉर्थ इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब कॉइल उसका अपोज कर रही है, तो कॉइल अपोज करेगी तो करंट चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप यदि इस तरफ से देखेंगे इसको ना, कॉइल को, तो आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए पॉजिटिव आपका और बी आपका बेटा नेगेटिव नजर आएगा। ठीक है, यदि मैं इस तरफ से ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि साउथ पोल आपका अंदर जा रहा है, तो इट विल बी क्लॉकवाइज ना। इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, उधर से देखेंगे तो बेटा क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल इज रोटेट विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद वन एंड hing at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius L। ये मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, ये सेंटर पे बंधा हुआ है, ये L लेंथ की है रोड, और ये ऐसे ऐसे घूम रही है एक ना सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, about an axis passing through the center of the perpendicular plane of the ring, a constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere। Deduce the expression for the EMF between the center of the and the metallic ring। मतलब आपको EMF इंड्यूस करना है, EMF का एक्सप्रेशन बताना है आपको कि EMF कितना होगा। देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओमेगा लिखा है, ओमेगा से घूम रहा है, मतलब जो ये वायर है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद हो, ओमेगा होता है बेटा 2π/t, या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा जाए दिस विल बी ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे डेरिवेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो अगली जो भी वीडियो आने वाली है उसमें सारा कुछ चिट्ठा रहेगा पूरा, कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो देखो, जैसे ही वायर घूमेगी तो बेटा क्या होगा, इसके एरिया में पॉइंट टू पॉइंट चेंज आएगा। यदि एरिया में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ क्या है, इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चे, तो पहली बात हम निकाल लेते हैं फ्लक्स। भाई फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, बी इंटू ए होता है। बी इंटू ए क्या है इसका, यदि मैं एरिया देखूं, एल इसकी रेडियस है, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बी पाई एल स्क्वायर। तो बेटा इतना फ्लक्स आया हमारे पास बी इंटू ए। अब फेराडे क्या बोलता है कि जो ईएमएफ होता है जनरेट, दिस विल बी माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये होगा हमारे पास। आपने यहाँ पे क्या काम करा, डी फाई अपॉन में डी टी रखा आपने पूरा एक टाइम इंटरवल के लिए, तो दिस विल बी टी आ गया हमारे पास। फ्लक्स का चेंज आपने रख दिया यहाँ पे, फ्लक्स कितना चेंज आ रहा है बेटा, आपके पास लिखा है ऊपर ही बी पाई एल स्क्वायर डिवाइड अपॉन टी आ गया हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारा आया। यदि मैं इसे ओमेगा की फॉर्म में डालूं, आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी क्या हो जाएगा बेटा 2π/ओमेगा, क्योंकि हमें टी का तो कहीं जिक्र नहीं है ना, हमारे पास ओमेगा का जिक्र है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ओमेगा की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये आ गया बेटा बी पाई एल स्क्वायर, टी की जगह आ गया बच्चे हमारे पास क्या है 2π/ओमेगा। ओमेगा जाएगा बेटा घूम के ऊपर, पाई से पाई कट गया, तो जो बेटा यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ दैट विल बी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो इस एक्सप्रेशन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे लर्न कर ले, क्योंकि इस पे बेस डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल। सीख तो जरूर ले कि कैसे करते हैं, देखो 2012 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो लेकिन आपको फिर भी इसे आप लर्न कर लीजिए कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है उसका, यदि कोई वायर या कोई रोड ओमेगा स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो ईएमएफ आता है उसकी वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ए कॉइल क्यू इज कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज बल्ब बी। ठीक है, ये कॉइल, ये वाली कॉइल बी बल्ब से अटैच है, एंड ए प्लेस नियर अनदर कॉइल पी एज शोन इन द फिगर। एक ये बराबर में पी कॉइल और रखी हुई है जो एसी सोर्स से अटैच है। एसी सोर्स का मतलब बेटा आपको पता होगा कि जो यहाँ पे ईएमएफ है वो टाइम वेरिंग ईएमएफ है। ठीक है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द बल्ब बी लाइट and the bulb B gets dimmer if the coil Q is moved towards the left। देखो इनिशियली क्या है, बल्ब भी लाइट कर रहा है, इट मींस क्या है, जैसे यहाँ पे एसी सोर्स या फिर मान लो कोई की लगी हुई है, जैसे आप की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट आएगा, और करंट कैसा है बेटा, आपका जो वोल्टेज या करंट है वो आपका एसी वाला है, मतलब कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है ना। ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को टच करेगी कोयल के ना, तो देखो ऐसे है ना कोयल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी, आपके बराबर में यहाँ पे दूसरी कॉइल भी रखी हुई है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टच करके घूमेगी ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि जब जब इस वाली कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली इसको टच कर रही है ना, तो यहाँ पे एक म्यूचुअली इंडक्टेंस होगा,
जो अभी आगे अगले इसमें पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे होगा, मतलब इसकी वजह से इसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो फैराडे के हिसाब से बेटा यहाँ पे भी आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। यदि ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि कॉइल जो है, जो ये बल्ब लगा है, ये जलना स्टार्ट कर देगा। तो पहले का एक्सप्लेनेशन केवल ये है कि भाई बल्ब भी इसलिए जलता है क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेरिंग करंट चल रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉइल क्यू के अंदर जो है एक ईएमएफ में चेंज आता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ओके, अब लिखा है बेटा बल्ब गेट्स डिमर, बल्ब जो है वो डिम हो जाता है इफ द कॉइल क्यू इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो जब ये दूर जाएगी कॉइल ना, दूर जाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टच कम करेगी इसको। देखो यहाँ पे कॉइल थी, यदि मैं बेटा कॉइल को यहाँ कर देता हूँ, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइन यहाँ से घूम रही थी वो तो वहां तक जा ही नहीं पा रही है ना, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। यदि फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो अकॉर्डिंग टू फैराडे बेटा क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाने लगेगी, तो वहां पे जो है करंट धीरे धीरे करंट की वैल्यू घट जाएगी, इसलिए बल्ब क्या हो जाएगा बच्चे, डिम हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। क्वेश्चन नंबर, अब बेटा 3rd मार्क के क्वेश्चन आए हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है कि व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चे गिवन है कितना, 10 ओम, एंड एरिया ऑफ द कोइल, रेजिस्टेंस भी गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। चलो तो is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of the induced current in the loop with the time as shown in given figure। हमें जो है करंट की और टाइम के साथ ना वेरिएशन हमें गिवन है कि आई वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो बेटा कैसे है, ऐसे है हमारा ना। यहाँ पे दिखा रहा है ये मैक्सिमम 0.4 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे है बेटा 1 सेकेंड लिखा है ये इन सेकेंड्स ना। ठीक है, टाइम आपका 0.1 सेकेंड, 1.0 सेकेंड्स है। ये आपका ग्राफ गिवन है। आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप। देखो ये तो आसान सही है, इससे आपको जरूरत ही नहीं है, जो चीजें गिवन है उनका यूज भी नहीं होगा यहाँ पे ना। ठीक है, क्यों, टोटल चार्ज निकालना है। आपने पढ़ रखा है बेटा, देख आई होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, कि डी क्यू बाई डी टी होता है। यदि मैं यहाँ से डी क्यू निकाल लूँ, डी क्यू का मतलब है आई इंटू डी टी हो जाएगा, और आई इंटू डी टी क्या होता है, यदि कहीं आपका ग्राफ आई वर्सेज टाइम में गिवन हो तो इट विल एरिया अंडर द आई टी ग्राफ, एरिया अंडर आई एंड टी ग्राफ। करंट और टाइम के एरिया अंडर निकाल देंगे आप, तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे आप, इसके अंडर जो भी ये एरिया आ रहा है ये सारा एरिया आप फाइंड आउट कर देंगे। और एरिया क्या है बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको दिख रहा है बच्चे 1 है, और हाइट आपकी 0.4 है, ये कट गया यहाँ से। तो बेटा जो चार्ज है आपका उसकी वैल्यू कितनी है, 0.2, ये आपका 0.2 कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, अगले पे देखो यहाँ पे लिखा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अब आपको लूप के अंदर जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मतलब कि सेकंड पार्ट है क्या, कि डी फाई निकालना है ना। आपने बेटा पढ़ा था अभी कि भाई जो, क्योंकि हमारे पास चार्ज की वैल्यू आई है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इसका फॉर्मूला निकलेगा वो चार्ज से रिलेटिव हो ना। क्योंकि भाई फ्लक्स तो वैसे हम जानते हैं बी इंटू ए होता है, लेकिन उसका यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता है। तो बेटा आपको फ्लक्स का चेंज निकालना है, लेकिन आपको डी क्यू चार्ज को यूज करके निकालना है। देखो आपने अभी पीछे पढ़ा था कि जो चार्ज है वो होता है बेटा आई इंटू डी टी ना। यदि मैं आई को यूज करूं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यदि मैं आई निकालूं, दिस विल बी वी अपॉन आर, और वी क्या है बेटा हमारा ई है यहाँ पे ई एम एफ, दिस विल बी ई अपॉन आर। तो बेटा ये आ गया ई अपॉन आर इंटू डी टी, और ई क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे, दिस विल बी डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे 1 अपॉन आर ये है, ये आ गया डी टी, डी टी डी टी कट गया बच्चे, तो क्या हो गया 1 अपॉन आर डी फाई। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आया कि जो डी क्यू है वो क्या आ गया बेटा मेरे पास 1 अपॉन आर डी फाई, और हमें डी फाई निकालना था। तो डी फाई क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये इधर चला गया आर इंटू डी क्यू। अब देखो ये चीजें हमें गिवन है ऑलरेडी कि भाई आर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, कितनी है हमारे पास आर, आर हमें गिवन था ऊपर। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल कितना है 10 है, तो बेटा ये 10 आ गया। डी क्यू हम निकाल चुके हैं 0.2, दिस विल बी 2, फाई है तो वेबर में आ जाएगा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखोगे तो बेटा खराब हो जाएगा मामला, क्वेश्चन कट जाएगा आपका। ठीक है, 3rd पार्ट में क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये तो आसान हो जाएगा, फ्लक्स होती आप निकल चुके हैं, फ्लक्स क्या होता है बेटा बी ए कोस थीटा।
अब यहाँ देखो एक बार थीटा देख लीजिए कैसे रखा हुआ है ग्राफ, ये ना आपको लिखा है कि इज रिमूव फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली। नॉर्मली रखा है, इसका मतलब जो उसके बीच का एंगल होगा एरिया वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब कोस जीरो बेटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और कोस जीरो वैल्यू वन होती है, तो ये हो गया बी ए। तो फ्लक्स इजकल टू आ गया बी इंटू ए, हमें तो बी चाहिए, तो बेटा बी क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में ए। और फाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया, 2 वेबर आया हमारे पास। एरिया क्या हमें गिवन है ऑलरेडी, एरिया कितना है, 10 है हमारे पास, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो दिस विल बी 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 2/10 इंटू 10 की पावर -4। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर +3, क्योंकि ऊपर आ जाएगा। अब बस सीधा ये आ गया भाई हमारे पास, इतना आंसर है बेटा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2020 का सवाल है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है बेटा, देखो ढंग से समझना है इसको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2016 में आया भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। ठीक है, लिखा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, आपको लेंथ गिवन है इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में पहली बात तो दिस विल बी 0.2 मीटर। ठीक है, आपको एमकेएस में लिखना जरूरी है, सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ना। तो एल आ गया हमारे पास 0.2 मीटर। आई क्या गिवन है बेटा, इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, जो हमें गिवन है ना कि ये जो लूप है आपका वो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चे गिवन है मेरे पास, बी की वैल्यू है 0.1 टेस्ला। एज शोन इन द फिगर इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट। इसे आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जा रहे हैं, इसका मतलब फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है ना। इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें गिवन है बेटा कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकल जाती। प्लॉट द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है नंबर 1 किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का। आपको फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो बेटा पहले आप फ्लक्स निकाल लो कि बेसिकली फ्लक्स होगा कितना। देखो आपको पता है जो मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस होगा, देखो यहाँ से जब आप जितना पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और जितना यहाँ से दूर निकलेगा तो बेटा फ्लक्स घटेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो एरिया में चेंज आ रहा ना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लो बेटा, तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है। बी आपको गिवन है ऑलरेडी, बी कितना है बेटा 0.1, और ए भी आपको गिवन है। ए क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि क्या है कि दो आपका स्क्वायर रखा है, इसका मतलब दोनों की साइडें बराबर है, तो 0.2 इंटू 0.2। तो आपका जो फ्लक्स आया ये आ गया बेटा मेरे पास 0.00123 इसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -3। तो बेटा इतना फ्लक्स आया मेरे पास, इतना वेबर आ गया फ्लक्स में, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की। अब टाइम वेरिंग फ्लक्स है, आपको साफ दिख रहा है, जितना पास जाएगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा बेटा, और यहाँ अंदर रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, और आगे बाहर निकलेगा तो फ्लक्स में डिक्रीमेंट आएगा। ग्राफ बना दो इसके बेस पे आप। तो देखो ग्राफ बना देते हैं, ये आपका यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। तो टाइम आ गया यहाँ पे, यहाँ बेटा आपका फ्लक्स आ गया। तो जितना पहले आपका अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो फ्लक्स स्ट्रेट लाइन बना दो, ये जा रहा है यहाँ तक। ये पीक वैल्यू कितनी है इसकी, 4 इंटू 10 की पावर -3 है। ये वाला इलाका कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये कब है, ये वाली साइड है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक कि जब उसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ तक ना, ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, बाहर जाएगा तो फिर फ्लक्स घटेगा, तो ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये फ्लक्स का ग्राफ आ गया इसका। ठीक है, दूसरे में पूछा गया बेटा इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप विद द टाइम, मतलब आपका ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाना है आपको ना। अभी आप ईएमएफ की वैल्यू निकाल लो, आपको पता है ईएमएफ क्या होता है। यदि मैं मैक्सिमम ईएमएफ की बात करूं, मतलब मोड निकाल ले, मोड में आप नेगेटिव साइन को देंगे और मार देंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्या होता है ये, अकॉर्डिंग टू फैराडे दिस विल बी माइनस का d∅dt होता है, और ये आ जाता है बेटा मेरे पास BLV, ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है बेटा मोशनल ईएमएफ। अभी इसकी आगे डेरिवेशन आएगी इसी में, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो मोशनल ईएमएफ आपका, ठीक है, कि जब भी कोई आपका जो है मोशन करे या एरिया में चेंज आए ना, जिसकी वजह से आपका जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है बेटा BLV। अब लेकिन चेंज कहाँ आएगा, देखो जब आपका ये पास आ रहा है या फिर ये दूर जा रहा है। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा,
तो आप बना लो इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी बैठेगी। तो बी एल वी बी की वैल्यू बेटा आपको पता है 0.1 टेस्ला है, इनटू एल आपको लेंथ पता ही है 0.2 है, और वेलोसिटी आपकी गिवन थी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बेटा सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर दोगे इसमें मीटर में, तो दिस विल बी 10 की पावर माइनस का 2 ये हो गया। जब आप इसे बेटा सोल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये ईएमएफ है तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये वोल्ट में आ गया इतना ईएमएफ ना। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका टाइम है, ये आपका बच्चे क्या है ईएमएफ है, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ नेगेटिव भी रहेगा। तो आपका ग्राफ इनिशियली क्या है, जब ये अंदर जा रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव में है, तो यहाँ वैल्यू इसकी आगे नेगेटिव कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये रीजन है इसमें कोई फ्लक्स में ईएमएफ में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे इसको ग्राफ को ऐसे ही, फिर ये ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये अवे जा रहा है अपना, अवे जाएगा तो इसकी पीक वैल्यू अभी भी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन बस ये ऊपर आ जाएगा एक बार नीचे। ठीक है, ये ग्राफ आ गया बेटा ईएमएफ वर्सेस टाइम का। एक और चीज पूछिए इसमें थर्ड, इंड्यूस करंट इन द लूप इफ इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1। अब देखो इंड्यूस करंट यहाँ निकाल लेते हैं। आपको पता है यार करंट क्या होता है बेटा, करंट बेसिकली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यार मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो बेटा वोल्टेज हमारी कितनी है, ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हमने निकाल रखा पहले से, क्योंकि ईएमएफ का मतलब वोल्ट और रेजिस्टेंस बच्चे कितना गिवन है 0.1। इसे आप कैलकुलेट कर लो। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो बेटा ये वैल्यू आएगी इसे आप सोल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली। ये वैल्यू आ जाएगी 2, एक 10 की पावर जैसे -1 है ऊपर आके प्लस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। बस इतना एम्पेयर आपका करंट चलेगा। यदि आप करंट का भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बेटा ऐसे बन जाएगा, ये टाइम हो गया, ये करंट है। आप देख रहे हैं पहले करंट क्या है, करंट का जो पीक है वो है बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस। तो करंट पहले डिक्रीमेंट में है, नेगेटिव में है, तो नीचे आ जाएगा, फिर थोड़े टाइम करंट चेंज नहीं होगा, फिर आपका आगे जाके फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ये इलाका है ना, ये वो एरिया है जब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ना फ्लक्स में चेंज आ रहा ना उसके एरिया में चेंज आ रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो बार इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रोड ऑफ लेंथ एल इज मूव हॉरिजॉन्टली with a uniform velocity v in the direction perpendicular to its length through a region in the uniform magnetic field is acting vertically downward. Drive the expression for the EMF induced across the end of the road. देखो जो मैं बोल रहा था आपको कि मोशनल EMF वाला, ये वो एक्सप्रेशन है। ये बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इसका आंसर है बच्चे ये कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये अंदर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या है, एक ये मान लेते हैं एक आपने ये लूप रखा हुआ है वायर का ABCD। ठीक है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि बेटा कि सर आप जो है प्लीज जो है साथ साथ जो है जो डेरिवेशन है वो भी इसमें कराते चलिए, क्योंकि कईयों को डेरिवेशन भी नहीं आते हैं। तो बेटा मैं इस बात पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अब मैं हर वीडियो में, आने वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट सोल्व मिलेंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है, बस आप कंसंट्रेशन से रीड करना, अच्छे से पढ़ना। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीटली देखी पूरी की पूरी ना, तो आपको एक भी टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा, और ये वीडियो टू द पॉइंट ऑफ द सीबीएसई पैटर्न से है इस बार की। ठीक है, देखो मान लो बेटा यहाँ पे ना एक वायर ले ली मैंने, ये A डैश और B डैश ना। ठीक है, इसे मैंने जो है बाहर की तरफ v वेलोसिटी से मूव किया। ओके, अब आपको बताना है कि इसमें कितना EMF जनरेट होगा। तो देखो यहाँ पे आपको पता है बेटा EMF होता है d phi बाई dt, और फाई क्या होता है आपका, फाई होता है B इंटू ए, तो ये बनेगा बी ए कोस थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई ईएमएफ में चेंज कब आएगा, या तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या आपका थीटा चेंज हो ना। तो यहाँ पे ये वाला केस है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ एरिया चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो मान लो इनिशियली मैं मान लेता हूँ ये लंबाई इसकी एक्स है बेटा, ये आपकी ये एल है, और ये आपकी ब्रेड्थ क्या है एक्स है। मैंने इसे मूव करके यहाँ तक ले आया, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया डी एक्स, समझते रहना। तो इनिशियली बेटा पहले जो फ्लक्स था वो कितना है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड तो बी था, एरिया क्या था एल इंटू एक्स, तो ये तो इनिशियल फ्लक्स था। जैसे आपने बच्चे इसको मूव कर दिया तो फ्लक्स में चेंज क्या आया, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए क्या है बेटा, एल तो आपका सेम ही है, लेकिन एक्स आपकी चेंज होगी एक्स प्लस
dx। इसे थोड़ा सा चेंज खोल लेते हैं, बी एल एक्स प्लस दिस विल बी बी एल डी एक्स। ये आपका फ्लक्स का फाइनल फ्लक्स आ गया। यदि मैं बोलूँ फ्लक्स में चेंज कितना आया, तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेरिवेशन कर रहा हूँ जो पेपर में आती है, तो इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे इनिशियल वाले को, तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, बी एल डी एक्स बचा। यदि मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दूं तो डी फाइव बाई डी टी क्या बन जाएगा, बी एल डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब बेटा डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो दिस विल बी बी एल वी, जिससे आप मूव कर रहे थे। और डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेराडे दैट इज द ई एम एफ जनरेटर। सो ई एम एफ क्या आ गया मेरे पास, माइनस का v, तो E इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का बी एल वी। दिस ई एम एफ इज सेड टू बी मोशनल ई एम एफ। इसी को बोलते हैं बेटा मोशनल ई एम एफ, कि जो मोशन या एरिया की वजह से ई एम एफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर, तो इसे बोलेंगे मोशनल ई एम एफ। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में सेकंड पार्ट देखो लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझना इस चीज को। ये वैसे तो बोर्ड में आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी आने का आ सकता है भाई। हाउ डज वन अंडरस्टैंड दिस मोशनल ईएमएफ बाय इन्वोकिंग द लोरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री चार्जेस कैरियर ऑफ द कंडक्टर, एक्सप्लेन। देखो जैसे ही आप इस वायर को बाहर निकाल रहे थे ना, इस वायर को यदि मैं ब्रॉड वे में बनाऊं, तो ये देखो वायर ये इस तरह की है, ठीक है। अब आपको पता है यार, जब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ बेटा, चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखो इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जो मोशन होगा ना इसका, जैसे मैं इसे बाहर की तरफ ऑब्जर्व करता हूँ, खींचता हूँ ना वी वेलोसिटी से, तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है भाई, तो यहाँ जो मैग्नेटिक वाला फोर्स लग रहा है वो तो अंदर की तरफ है, और इसके परपेंडिकुलर होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ है। तो क्योंकि दोनों फोर्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बेटा मूव करते हैं नीचे की तरफ। यदि वो नीचे मूव करते हैं तो नॉर्मल सी बात है यार, यदि इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको बेटा, चार्ज का मोशन नीचे है, वेलोसिटी बाहर की तरफ है। तो यदि मैं यहाँ पे नेट लोरेंस वाला कंसेप्ट लगाऊं, आपको पता है लोरेंस फोर्स क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रिक वाला और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है वो नेट क्या होता है, जीरो होता है आपका ना। ये होता है लोरेंस फोर्स ना, आपकी टोटल जो देखा जाए कि लोरेंस फोर्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक वाला प्लस मैग्नेटिक वाला ना। यदि इक्विलिब्रियम की बात करूं, दिस विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक वाला है और जो मैग्नेटिक वाला है बोथ शुड बी सेम। सेम कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बस के, वरना ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप यहाँ पे एफ ई की वैल्यू डाल दीजिए। एफ ई क्या होता है बेटा, क्यू इंटू ई होता है, और एफ एम क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ये माइनस ई से ई कट, क्यू से क्यू कटा हमारा, जैसे ही हमारा क्यू से क्यू कटेगा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का वी क्रॉस बी। अब आपने यहाँ एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बेटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। ये हमारा किसका, वेक्टर का रूल है आपका ना, कि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के ना। तो मैं इसे रिप्लेस करके ऐसे लिख सकता हूँ, बी क्रॉस वी लिख दूं इसको मैं, ये ई आ गया हमारा। आपने सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, डीवी बाई डी एल होता है। दिस विल बी वी क्रॉस वी या बी वी साइन थीटा आ जाएगा हमारा ये। और आप देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी बाहर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 90 डिग्री। 90 आते ही दिस विल बी बी वी आ गया हमारे पास। ये किसके बराबर आ रहा है, डी वी अपॉन डी एल। और डी वी क्या है बेटा, ई एम एफ है, डी एल क्या है, लेंथ, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ गया बेटा डी वी इजकल टू बी वी एल। डी वी क्या है, ई एम एफ, तो दिस विल बी बी वी एल। देखो ये सेम आ गया हमारा ना। तो यही आपको बताना था कि आप जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको लोरेंट्ज फोर्स के बेस पे। तो कई बार ना नीचे वाला हिस्सा ही पूछ लेता है बोर्ड में ना, ये वाला हिस्सा। तो आप ध्यान रखना कि लोरेंट्ज फोर्स से आप कैसे मोशनल ईएमएफ को ड्राइव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर क्योंकि बेटा जगह नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, consider the motion of the charged particle of the mass m and charge q moving with the velocity in the magnetic field b. If v is perpendicular to b, then show it decrease. Describe the circular path having angular frequency omega is equal to qb by m.
मतलब आपको बताना है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो इट मीन्स इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा बेटा, Q इंटू वी क्रॉस बी, विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसने बोला परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया तो बेटा इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट हुआ, क्यू वी बी, इतना फोर्स एक्ट हुआ। डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं फ्लेमिंग के राइट लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है बेटा, ये रूल है, इसे बच्चे याद रखते हैं फादर मदर चाइल्ड के नाम से, फादर मदर चाइल्ड। मतलब एफ मतलब फोर्स, एक तरह से जो आपका थंब है वो दिखाता है बेटा फोर्स की डायरेक्शन को, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है आपका, और सी मतलब होता है करंट या आपका चार्ज की डायरेक्शन। ध्यान रखना इसको ना। या इसका मेरा दूसरा ट्रिक है याद करने का, इसको मैं बोलता हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट। जैसा आपको इफेक्टिव लगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसने बोला था कि यदि वो 90 डिग्री पे रखा हो तो वो सर्कुलर पाथ अटेन करता है। देखो मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ये वाला, यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है आपका और चार्ज की डायरेक्शन कहाँ है, 90 डिग्री पे, मान लो बेटा चार्ज यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बेटा एक सेकंड होल्ड करना है। तो यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है बच्चे ऊपर की तरफ। अब आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि यार यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आप जो है अपने थंब को, जो आपकी फोर्थ फिंगर है ये वाली, जो सबसे पहली फिंगर है, इसे आप जो है अंदर की तरफ रखेंगे, मोशन आपका चार्ज का ऊपर की तरफ है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ आती है, चार्ज पार्टिकल इधर जाना शुरू कर देता है। अब आपका मोशन चार्ज का इस तरफ है। अब आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे यदि आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो बेटा अब इस तरफ कहाँ आएगी, ऐसे आती है ऑटोमेटिकली, फिर ऐसे और फिर ऐसे ना। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ अटेंड कर लेता है। अभी इसी में पूछा गया था कि आप जो है प्रूव करके दिखाए कि जो देन शो, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्यू बी अपॉन एम। सर्कुलर पाथ करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्यू बी अपॉन एम। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी निकाल लो। आपको पता है कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv² होता है। यहाँ पे कौन देगा, वो क्यू वी बी देगा, वी से भी काट देते हैं एक, तो ये आ गया मेरे पास बेटा mv अपॉन में r इजकल टू क्यू बी। यहाँ से आप r निकाल लो, r हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा बेटा, mv अपॉन क्यू बी आ गया, ठीक है। आपको निकालनी थी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π/t या ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है, लेकिन हमें ओमेगा ही चाहिए ना, तो आप केवल टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यहाँ से आपको। ओमेगा होता है हमारे पास v इजक्वल टू होता है r ओमेगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। ओमेगा हो जाएगा बेटा v अपॉन r। यदि मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह v अपॉन r पुट कर दूं तो मेरे पास जो t आएगा यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ट्वाइस पाई m अपॉन क्यू बी, क्योंकि r से r कट जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ना टाइम पीरियड ना। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दो, 2 पाई, ये हो जाएगा बच्चे क्यू बी अपॉन में 2πm। ये फ्रीक्वेंसी आया, लेकिन हमें चाहिए ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है बेटा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई न्यू। न्यू की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, न्यू हमारे पास है क्यू बी अपॉन में 2πm, ये कट गया तो बेटा ओमेगा आ गया मेरे पास क्यू बी अपॉन में m। ये आपसे पूछा गया था कि जो सर्कुलर पाथ ले रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यू बी अपॉन में m। अभी इसमें सेकंड पार्ट भी है, that is also most important। लिखा है if the velocity v has a component parallel to the magnetic field b then trace the path। मतलब इस बार क्या बोल रहा है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जो है किसी थीटा डिग्री पे है बेसिकली ना। सेकंड पार्ट देखो बेटा इसका ना, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्वेश्चन ऊपर रह गया, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। ये बोल रहा है कि मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, ऑब्जर्व करना, ये सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आपका रखा गया है, क्यों, वो मान लेते हैं v वेलोसिटी पे है और थीटा डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि यदि इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, देखो जिधर थीटा होता है वो हो जाएगा बच्चे v कोस थीटा, दूसरे वाला कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। क्वेश्चन में गिवन है कि जो v कोस थीटा है
वो क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, साफ दिख रहा है हमें ना। हम एक बात जानते हैं, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो v cos थीटा है वो पैरेलल टू b है। दूसरी बात जो बेटा v sin थीटा है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप ऑब्जर्व करो v cos थीटा पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो हुआ। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स के यदि मैं निकालूं दिस विल बी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो हो जाएगा। और जीरो हो गया तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। यदि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ इसका मतलब जो चार्ज का मोशन है, जो ये वेलोसिटी से जिससे चार्ज आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली उससे बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसका मतलब एंगल 90 डिग्री हुआ। एंगल 90 का मतलब है बेटा उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लगा, क्यू वी बी। तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ अटेंड करेगा, वो हमने देखा अभी। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे ही हम किसी थीटा डिग्री पे डालते हैं इसको, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई ये वाली वेलोसिटी उसको आगे बढ़ाती है और वी साइन थीटा क्या करता है, उसको सर्कुलर पाथ लेता है। तो जो इसका मोशन है वो बच्चे ऐसे ऐसे आता है, कुछ कुछ इस तरह का आगे बढ़ता रहेगा और सर्कल भी घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स, या इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक्सप्लेन करो कि यदि उसका जो एक वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या हो, उसके पैरेलल हो, तो कैसा पाथ आएगा। तो कैसा आएगा बेटा, हेलिकल पाथ आएगा। 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ आएगा, 0 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका मोशन पे। लेकिन जैसे ही आपका थीटा डिग्री होगा, मतलब एक पर्टिकुलर आर्बिट्री एंगल होगा, तो वो कैसे मूव करेगा, वो बच्चे हेलिकल पाथ में मूव करेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ 29, इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है बेटा ए रेक्टेंगुलर लूप एंड एक सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेट। देखो दिख रहा है साफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर आ रहा है, ये यहाँ से बेटा सर्कुलर लूप बाहर आ रहा है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। ये बोल रहा है कि जब ये बाहर निकलेगा तो कौन से लूप में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो बेटा जब यहाँ से बाहर आएगा तो आपका एक बात ऑब्जर्व करो, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ठीक है। यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहा है तो जब सपोज करो ये यहाँ पे आ चुका है, ये ऐसे है ना, जब ये बाहर निकला तो इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर गया, ये फिर बाहर निकला थोड़ा सा पार्ट। आप देख रहे हैं जो इसका ये एरिया का चेंज आएगा ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेम सेम एरिया बाहर आएगा ना। तो यहाँ पे एरिया में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ईएमएफ में जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे ईएमएफ कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा आपका ना। जनरेट तो होगा लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ रहेगा क्योंकि एरिया में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही ये वाला इलाका यहाँ से हिस्सा बाहर आएगा तो भाई पहले इतना हिस्सा बाहर गया, एक थोड़ा सा एरिया, फिर ज्यादा हिस्सा थोड़ा सा, फिर और एरिया, फिर और एरिया, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म एरिया बाहर आ रहा है ना, ये यूनिफॉर्मली बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ईएमएफ क्या होगा बेटा, चेंजिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ आपका सेम रहेगा, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये लिखा है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये थ्योरी वाला पार्ट है। ये क्या बोल रहा है कि भाई आप जो है फैराडे के लॉ लिखे ना। देखो बेटा बेसिकली फैराडे के दो लॉ होते हैं आपके। फैराडे लॉ क्या बोलता है, पहला फर्स्ट लॉ होता है कि भाई व्हेन एवर, मैं लिख नहीं रहा आप समझ लो बस केवल, कि व्हेन एवर देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर विल बी ए इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। कि जब भी आपका फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब आपका क्या होगा बेटा, कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली ईएमएफ या करंट जनरेट होगा। दोबारा सुने क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, कि व्हेन एवर देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट देन देयर विल बी ए ईएमएफ जनरेट इन द कॉइल। डन। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो ईएमएफ जनरेट है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट का मतलब है टाइम के साथ, कि जो आपका ईएमएफ है वो डी फाई बाई डी टी होता है। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। डन। आगे देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करना। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, इसमें यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बोल देना, मैं इसका जो है कमेंट सीजन में ही इसकी जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। वैसे एक बार इसे ट्राई करना, ये बहुत इजीली हो जाएगा। जो इसने मैंने अब तक पीछे पढ़ाया है वो ये क्वेश्चन फुल्ली उसी पे बेस है आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अब आ गया सेकंड टॉपिक आपका, जो मैं आपको बता रहा था पहले ही। पहले वाले टॉपिक में हमने ईएमएफ वाला पार्ट पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पढ़ा, लेंज लो वाले पढ़ा और ईएमआई वाला, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर वाला पार्ट।
देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बतानी है। देखो म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि दो कॉइल के बीच में, मान लो एक कॉइल मेरे पास ये है, ये मान लो बेटा मैंने यहाँ पे एक वो लगा रखी है बैटरी, दूसरी कॉइल यहाँ पे रखी हुई है साइड में ना, इसे मान लेते हैं पी कॉइल, इसे मान लेते हैं क्यू। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलता है कि जब भी आपका एक कॉइल के अंदर करंट में चेंज आता है, ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको टच करती है, तो यहाँ पे भी आपका फ्लक्स में चेंज आएगा। और फ्लक्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे एक ईएमएफ क्या होता है बेटा, जनरेट होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कि whenever there will be a changing current passing in the primary coil, then there will be a induced EMF in the secondary coil। लिख लेंगे आप इसे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा, दैट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द सेकेंडरी कोयल वेन एवर देर विल बी ए चेंजिंग करंट पासिंग इन प्राइमरी कोयल। कि जब भी आप प्राइमरी कोयल में चेंजिंग करंट पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चे, सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसकी वजह से वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। राइट इट्स एसआई यूनिट। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है फ्लक्स का, दैट विल बी एम इंटू आई। और जो एम आई है, एम होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इसकी यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी एच, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ होता है बेटा कि कोयल के खुद के अपने अंदर ना, जैसे मेरे पास ये कोयल थी, वहां पे तो दो कोयल है आपकी, एक कोयल में करंट में चेंज कराया आपने, ऑटोमेटिकली दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने की क्लोज किया तो भाई जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपने बैटरी लगा रखी है, मान लेते हैं बेटा बैटरी जो है वो 3 एम्पियर की बैटरी है, जो कि आपका करंट एकदम से तो 3 एम्पियर नहीं चलेगा, करंट में चेंज आएगा 0 से लेके 3 होने में, 1 एम्पियर 2 एम्पियर फिर 3 एम्पियर, तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो जब ये करंट में चेंज आता है तो क्या करती है, कोयल उसका अपोज करती है और ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करती है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जब कोयल खुद के अंदर अपोज करके इंड्यूस करे उसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, जब एक कोयल से दूसरी में होता है उसे बोलेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द कॉइल इटसेल्फ व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। जब कोयल के अंदर चेंजिंग करंट पास होगा, ऑटोमेटिकली कोयल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, खुद के अंदर ही। इसकी एसआई यूनिट भी बेटा क्या है, हेनरी ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज। देखो ये मैंने आपको समझा रखा पहले यहाँ पे ना, यदि मैं इन दोनों के बीच की सेपरेशन को बढ़ा दूंगा, यदि मैं इसको बेटा दूर ले जाता हूँ तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लाइंस फिर क्या होगी, टच करेगी दूसरी वाली कॉइल को। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज। यहाँ देखो आपको क्या होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, अभी आगे आएगा वो डेरिवेशन, म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल। तो यदि आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी इनको। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2012 में आया। ये क्या बोल रहा है बेटा, हाउ कैन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एरिया a एंड लेंथ बी इंक्रीज। देखो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अभी ये डेरिवेशन आगे भी आएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल, या फिर बेटा कैपिटल एन की फॉर्म में लिखेंगे, दिस विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, पर यूनिट लेंथ। लेकिन जो कैपिटल एन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, जितना आप एन बढ़ाएंगे उतना ईएमएफ बढ़, इतना उतना आपका सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट बढ़ेगा। यदि एरिया बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे, आपका लेंथ बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस आई। हमें फ्लक्स और आई का ग्राफ गिवन है दो इंडक्टर के लिए, ए और बी के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2010 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द टू हैज लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है बेसिकली फ्लक्स होता है आपका एल इंटू आई। यदि मैं यहाँ से एल निकाल लूँ, दिस विल बी फाइव अपॉन आई, और फाइव अपॉन आई क्या है, देखो यहाँ स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, दिस अपॉन में दिस, दैट इज द स्लोप ऑफ फाई एंड आई ग्राफ। ये फाई और आई ग्राफ का स्लोप है। तो जो स्लोप है किसी भी चीज का, किसका, स्लोप ऑफ फाई वर्सेस आई का,
वो क्या दे रहा है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस दे रहा है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना बेटा कम होगा। अब देखो ए का स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी के, तो इसलिए ए का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2 मार्क के क्वेश्चन आ गए आपके ये। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर when a current I develop in it, hence obtain the expression for the magnetic energy density। मतलब आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है मैग्नेटिक एनर्जी के लिए, मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर, कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो बेटा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इंडक्टर की वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब ये इसका ड्राइव करवा रहा है। ठीक है चलो करते हैं फटाफट से, देखो 1 मिनट का काम है बस। मान लो हमारे पास ये एक इंडक्टर है, ठीक है, आपने यहाँ पे जो है करंट फ्लो करा रखा है, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, एल है। तो हम जानते हैं कि भाई जो बैक ईएमएफ सेल्फ इसके अंदर बनता है, यहाँ शुरुआत है इसकी बेटा, बैक एज वी नो बैक ईएमएफ इन द कॉइल शुड बी इक्वल टू ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये हमारा बैक ईएमएफ आ गया। नेगेटिव साइन केवल और केवल क्या दिखाता है, डायरेक्शन। जो किसने बताया था बेटा, लेंज ने बताया था कि जब भी करंट में चेंज आएगा टाइम के साथ ऑटोमेटिकली ये ईएमएफ को जनरेट करेगा। अगली बात पे आ जाओ फटाफट। तो ये हो गया हमारे पास ई इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। यदि मैं यहाँ से वर्क डन निकालूं, थोड़ा थोड़ा करंट पास हुआ टाइम के साथ तो वर्क हुआ, तो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि वर्क का मतलब ही एनर्जी होता है, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा वर्क क्या होता है आपका, पावर इंटू टाइम होता है, और पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, ई इंटू आई डी टी हो गया। यदि मैं इसे यहाँ पे लिख लेते हैं चलो, तो वर्क हो गया बेटा ई आई डी टी। ई हमारा ई एम एफ है, वो कितना है हमारे पास, वो ऑलरेडी गिवन है, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे हमारे पास आई इंटू डी टी है, डी टी काट देते हैं बच्चे, तो क्या बन गया एल आई डी आई। ये थोड़ा सा वर्क आया जब हमारा थोड़ा सा करंट पास आउट हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू आ गया बेटा एल आई डी आई का इंटीग्रेशन, कहाँ से 0 टू मैक्सिमम करंट जितना चलेगा आपका। एल कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन हो गया बच्चे आई स्क्वायर बाई 2। तो ये वर्क आ गया बेटा मेरे पास 1/2 एल आई स्क्वायर। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, सो वी कैन से दैट इज द यूबी, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन में था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो बेटा देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, इसे स्मॉल यू से लिख लेते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी आपके पास बच्चे गिवन है हाफ एल आई स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया बेटा एरिया इनटू लेंथ। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये मैंने पीछे बताया था, अभी आगे हो सकता है क्वेश्चन में डेरिवेशन भी आ जाए इसका। आई क्या होता है, आई आपने पढ़ रखा है किसी भी सोलेनोइड के अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड होता है म्यू नॉट आई, एन आई, आई निकलेगा तो दिस विल बी बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। इस आई को यहाँ लग देते हैं, इसमें आई स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कटा, ए एल से एल कटा, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, ये आ गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर, नीचे बचा 2 और एक बचा म्यू नॉट, बस दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। आपके 2 नंबर पक्के, इतना सा केवल हिस्सा करना था आपको, ये काम बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। देखो डेफिनेशन मैंने आपको पीछे बताई थी पहले इसकी, कि जब भी आपका 2 कॉइल के अंदर एक कॉइल में आप चेंजिंग करंट पास कराएंगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे लिखा है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द इनर सोलेनोइड ऑफ लेंथ L having the radius R1 and number of turns N1 per unit length due to the second outer solenoid of the length L and N2 number of turns per unit length। ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे सोलेनोइड का डेरिवेशन करना है बेसिकली ना, m की वैल्यू जो आपका m नहीं आता सोलेनोइड का जो कोफिशिएंट होता है उसका डराइव करना है। देखो मैं फटाफट से कर देता हूँ। आपके पास क्या पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है आपको 2 कॉइल का ना। मान लो एक कॉइल मेरे पास ये है, इसके अंदर मान लेते हैं बेटा आपने चेंजिंग करंट पास करा रखा है, यहाँ पे मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो n नंबर ऑफ टर्न्स है वो मान लेते हैं N1 है।
तो बेटा N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, ठीक है। N2 मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है इन कॉइल 2, नंबर इन 2, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी कॉइल है आपकी ना, उसका एरिया कम है, या एरिया मान लो सेम ही है, चलो। तो यहाँ पे दूसरी कॉइल चल रही है ऐसे ऐसे मान लेते हैं, टच नहीं कर रही है, ध्यान रखना। ये आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा N2 है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, दोनों की लेंथ आपकी गिवन है, ऐसे रखा है ना ये। अब आपको बताया, मान लो मैंने इसमें करंट पास कराया तो इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो आप कैसे करेंगे इसका एक्सप्रेशन, डेरिवेशन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 दैट विल बी B इजकल टू होता है बेटा म्यू नोट N1 I1, क्योंकि कॉइल 1 है तो N1 आ गया I1 आ गया, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, पर यूनिट लेंथ या टर्न मान लेते हैं, ठीक है, पर यूनिट टर्न के हिसाब से। देखो यदि L लेंथ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी पहली कॉइल में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 मान लेते हैं, क्योंकि आपकी N1 नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, L है बेटा लेंथ, तो ये हो गया N1 इंटू L। सेम N2 कितना हो जाएगा बच्चे, N2 इंटू L, ये आपका N2 आ गया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस वाली कॉइल ने, इसका मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे वाली कॉइल के एरिया को टच किया, मान लो ए एरिया है तो वहां पे फ्लक्स बना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू कॉइल 1 इन कॉइल 2 पर यूनिट टर्न, पर यूनिट टर्न जितना उसमें लिंक हुआ है फ्लक्स ना, वो मान लो φ2 हुआ आपका, तो बेटा ये क्या हो जाएगा फ्लक्स इनटू एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल ए मान लेते हैं, फ्लक्स की वैल्यू पता है म्यू नोट N1 I1 इंटू ए, ये हमारा पास फ्लक्स आ गया। अब ये टोटल फ्लक्स लिंक देखूं मैं कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ है दूसरी कॉइल से, टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2, तो n नंबर एक यूनिट टर्न में इतना फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स में φ2 मान लेते हैं, तो जितना एक यूनिट टर्न का फ्लक्स है बेटा उसमें हम दूसरी कॉइल की जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स है कितनी है N2 इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया दैट विल बी म्यू नोट N1 N2 I1 A इंटू एल, इतना फ्लक्स आपका इंड्यूस हुआ दूसरी कॉइल के अंदर बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ पे हो रहा है, सेकंड कॉइल में हो रहा है, ड्यू टू फर्स्ट दिस विल बी फ्लक्स अपॉन में करंट होता है, तो आप जब I1 से यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, आपके पास इजीली एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा N1 N2 A इंटू एल, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ना, ये ड्राइव करवा रहा है। और ये 3 नंबर में आ जाता है कई बार ना अकेला, यहाँ पे 2 मार्क्स में दे रखा है लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 3 मार्क्स में आता है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये इसी पे न्यूमेरिकल पार्ट है। करंट इन द सर्किट फॉल्स स्टेडली फ्रॉम 2 to 0 एम्पियर, मतलब आपका जो I1 था वो 2 एम्पियर था, I2 बेटा तुरंत कितना हो गया 0, इसका मतलब चेंज इन करंट कितना आया आपका माइनस का 2 एम्पियर, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 2। अब टाइम कितना लगा बेटा आपके पास, टाइम का चेंज है 10 मिली सेकेंड, दिस विल बी 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स, ये आपको गिवन है। इफ एन एवरेज ईएमएफ, बेटा यहाँ पे ईएमएफ भी गिवन है आपको 200 वोल्ट, फिर रही क्या गया, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। देन कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, एल क्या होता है, जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो होता है बेटा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। इस फॉर्मूले में आप रखो, ई पता है आपको, देखो डी आई पता है, डी टी पता है, एल इजिली निकल सकता है, ये केवल डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करना, केवल वैल्यूज पुटअप करनी है बस, और कुछ नहीं करना बेटा इसके अंदर। डन। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, टू concentric circular coil, one of the small radius r and other of the large radius capital R। मतलब कि इसका आंसर देखो बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक रेडियस है हमारे, एक सर्कुलर कोयल है ये रही जिसकी रेडियस है कैपिटल आर जो ज्यादा है, एक स्मॉल रेडियस है स्मॉल आर वाला, ठीक है। आर प्लेस कोएक्सियली विद द सेंटर कोइंसाइड, ठीक है, दोनों जो है एक ही कोइंसाइड पे रखी गई है सेंटर पे ना। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो आपको एम बताना है। सपोज करो इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई, इसमें यदि करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले सेकंड कॉइल के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट के आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे कितना फील्ड बनाएगा भाई, फील्ड बनाता है बेटा म्यू नोट आई अपॉन में 2 आर, इतना फील्ड इसने यहाँ पे बनाया।
अब इसके फील्ड ने इस छोटे वाले कोयल के एरिया को टच किया तो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हुआ। अब फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी इंटू ए होता है। फ्लक्स तो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। इतने एरिया को टच किया, ये फ्लक्स बन गया बच्चे हमारे पास। हमें पूछा गया हमें पूछा गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फाई अपॉन आई होता है। दैट्स वेरी इजी। तो सीधा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आई आ गया, ये बेटा आई से आई कट गया। तो जो हमारे पास आई जनरेट हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया बेटा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2r। इसे आप लर्न कर ले, आगे जाके इस पे बेस क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, ठीक है। ये चलो, ये तो यहाँ ड्राइव था छोटा सा, लेकिन आगे जाके बेटा इस पे बेस क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी डिक्टो सेम टू सेम है, इसी पे बेस है। देखो यहाँ पे भी दो कॉइल दे रखी है, C1 C2 R1 R2 दे रखा है, करंट पास हो रहा है सेकंड कॉइल में। आपको एक्सप्रेशन बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेम हो जाएगा बेटा, बस केवल यहाँ R1 R2 की जगह आ जाएगा, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की जगह आ जाएगा R1 एंड R2। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इजीली आप बता देंगे कि एक तो इसकी डिफाइन लिख देंगे यहाँ पे, एक लिख देंगे इनका एक्सप्रेशन कि भाई जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा डी बाई डी टी, ये सेल्फ इंडक्टेंस का है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता है दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी। मतलब एक दो चीजें और लिख देंगे कि इनके दोनों के यूनिट जो है वो क्या होता है, सेल्फ, इनके यूनिट क्या होती है बेटा, हेनरी होती है। सेल्फ इंडक्टेंस एक सिंगल कोयल के अंदर होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोयल के अंदर होते हैं। चलो अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द म्यूचुअल इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल कोएक्सियल कॉइल इज 2 हेनरी। मतलब हमें m की वैल्यू बच्चे गिवन है, कितनी है, 2 हेनरी गिवन है हमें ना। द करंट इन द वन कॉइल इज चेंज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 0.5। मतलब है करंट का चेंज पता है बेटा, 0 से बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। और टाइम का चेंज भी पता है, 100 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स। ये बेटा मेरे को करंट भी पता है। फाइंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द अदर कॉइल। ये आप इजीली निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। फ्लक्स का चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स ईएमएफ होता है हमारे पास माइनस का एम डी आई बाई डी टी। ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडे बेटा ये होता है फ्लक्स का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये तो कट गया, तो बेटा डी फाई हमें चाहिए था फ्लक्स का चेंज, दिस विल बी माइनस का एम डी आई। देखो एम आपको पता है, एम की वैल्यू यहाँ रखो 2 हेनरी, और डी आई क्या है बेटा हमारे पास 0.5, तो दिस विल बी 1। तो ये आपका बेटा 1 वेबर आ गया, ये फ्लक्स में चेंज आ गया। डन, आगे चलो। ईएमएफ इंड्यूस इन द अदर कॉइल ड्यूरिंग द चेंज। तो इस बार सीधा ईएमएफ ही पूछ बैठा, डी फाई बाई डी टी। तो आपका फ्लक्स तो आ चुका है 1, और डी टी कितना है बेटा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इससे 1 2 कट गया, 10 ऊपर चला गया, 10 आ गया आपका। तो 10 वोल्ट आपका जो है क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। देखो बेटा एसी जनरेटर क्या होता है, एक पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन। एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये इलेक्ट्रिकल जो बनाता है ना, जो करंट बनाता है आपका, वो कौन सा होता है, एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है। और जो यहाँ करंट की वैल्यू आती है वो आती है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन आ जाए क्या पता, ठीक है। पूछा गया है प्रिंसिपल। तो बेटा जो ईएमआई जो एसी जनरेटर है वो ईएमआई पे बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे बेस है आपका एसी जनरेटर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल हैविंग एन टर्न्स ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। देखो अब ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है, इसका डेरिवेशन पूछ रहा है ये ना, कि यहाँ पे आपका ईएमएफ कितना जनरेट होता है। तो देखो बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू फेराडे ईएमएफ होता है माइनस का एफ डी फाई बाई डी टी। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स दिस विल बी माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। अब फ्लक्स हमारा होता है बच्चे बी ए कोस थीटा, समझते रहना, जहां भी कोई दिक्कत हो बता देना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसे शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना ज्यादा बच्चों का भला होगा, उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम नियर अबाउट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रिपरेशन बहुत तगड़े वाली हो एकदम अच्छी से ना। थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा ओमेगा में। ओमेगा होता है आपका थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा हो जाएगा बच्चा ओमेगा इंटू टी। तो दिस विल बी बी ए
कोस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ माइनस का एन डी बाई डी टी, ये हो गया बेटा बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी, माइनस का एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी। बेटा कोस का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन का होता है माइनस कोस, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन, तो ये हो गया बेटा माइनस का साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का हो जाएगा बच्चे ओमेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव आपका, तो ये बन गया बेटा एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इतना ईएमएफ जनरेट होता है यहाँ पे कॉइल के अंदर। यदि मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू देखूं, मैक्सिमम ईएमएफ, तो बेटा साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, जो मैक्सिमम ईएमएफ है ई नोट, वो बन गया एन बी ए ओमेगा। देखो इसे भी आप याद कर लेंगे, ये टू द पॉइंट पेपर में पूछता है, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस फॉर्मूले पे बेस, ठीक है। तो यदि मैं इसे वहां पुटअप करूं वापस, दिस विल बी ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये वाला आपका मैक्सिमम इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, 2019 में सवाल आया था ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बनता ही है ईएमएफ से, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हेनरी इसकी यूनिट होती है, ठीक है बेटा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने पीछे डेरिवेशन किया था, अभी 2017 में आया, देखो ये सवाल ना, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल आपको एक बार डेरिवेशन देखना है पीछे जाके, म्यू नोट एन वन एन टू ए इंटू एल, ये बेटा इसका डेरिवेशन है। म्यू नोट आपको परमिबिलिटी होता है, इसे बोलते हैं वैक्यूम के लिए है, ठीक है। परमिबिलिटी एन वन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल टू, ए एरिया ऑफ द कॉइल, एल क्या है बेटा लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है बच्चे, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। देखो ये सेम है कि जब भी हम एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, ऑटोमेटिकली चेंजिंग वाला करंट ना, तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ क्या होता है बेटा, जनरेट हो जाता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, देखो ये सेम फिर वो आ गया पीछे वाला सवाल, अभी किया था हमने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, हर साल इससे एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, 2016 में भी आया, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी आया। तो इसलिए आप जो है कंसंट्रेट करना हर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आप कर लेंगे डिफाइन अच्छे से। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस, हमें एम की वैल्यू बेटा पता है, एम कितना है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजिंग फ्रॉम 0 to 20, इसका मतलब करंट का चेंज बेटा हम जानते हैं कितना है, डी आई है हमारे पास 20 एम्पियर। इन द टाइम, टाइम हमें गिवन है, डी टी हमें गिवन है 0.5 सेकेंड्स। What is the change of the flux link with the other coil, आपको फ्लक्स का चेंज बताना है कि फ्लक्स में चेंज कितना आएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। E इक्वल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी। अब आपको फ्लक्स में पूछा है तो बेटा डी फाई बाई डी टी हम लगा देंगे, फेराडे वाला लूप, ये कट गया हमारे पास, तो बेटा फ्लक्स का चेंज हमारे पास कितना आ गया, माइनस का एम डी आई, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। एम की वैल्यू पता है बेटा, डी आई की वैल्यू पता है, पुटअप कर दो सीधा, आंसर आपका आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 है, डी आई कितना है बच्चे 20, तो 15 दूनी 30, तो 3 आ गया हमारे पास इसका आंसर। 3 आएगा कि 30 आएगा, 3 वेबर आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा 18 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक स्केच ऑफ एन एसी जनरेटर, इसका डायग्राम बनाना है आपको। डिस्क्राइब इट्स बेसिक एलिमेंट्स, स्टेट ब्रीफली इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, शो द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन। देखो ये आपका डायग्राम है, इसका डायग्राम मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक नॉर्थ पोल होता है आपका, ये बेटा आपका साउथ पोल है, यहाँ आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, समझते रहना क्योंकि मैंने बता रखा है कि आप अब अगली वीडियो में हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलेगा आपको पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कोयल रखी होती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है, ठीक है। ये 2 तार है इसमें, यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि इसमें ना एक एक्सिस होती है जिसपे रोटेट करती है, ये रेक्टेंगुलर कोयल ना, दैट इज द एक्सिस। इसे यहाँ बंद कर देते हैं, ये एक्सिस है बेटा जिसपे ये रोटेट करती है। यहाँ पे हैंडल लगा होता है घुमाने के लिए। कई बार क्या होता है यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान की साइड ना, जो आपकी टरबाइन वगैरह जिससे वो घूमती रहती है ना, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, तो ये इनका काम केवल और केवल अंदर जो कोयल लगी है उसको घुमाना है। दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि जो ये आपकी तार आ रही है ना यहाँ से, इस पे यहाँ पे एक आपकी रिंग लगी होती है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स ना,
यहाँ पे दूसरे वाले पे भी एक रिंग लगी होती है। इस रिंग के साथ में यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है और साथ में एक बेटा स्प्रिंग लगा होता है। ये बड़ा हार्ड स्प्रिंग होता है जो कार्बन ब्रश और स्प्रिंग के बीच में कांटेक्ट नहीं होने देता, ये बिल्कुल बना के रखता है कार्बन ब्रश और किसके साफ इसके स्लिप के बीच में ना। और यहाँ पे लगा देते हैं हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी आपके तार है ये यहाँ जोड़ देते हैं ना। ये इसका डायग्राम है, देखो ये दोनों क्या है बेटा, स्लिप रिंग्स है आपकी। ये आपका कार्बन ब्रश है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपकी कॉइल है, मतलब ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे बोलते हैं आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, आर्मेचर। ठीक है, ये आपका कॉनकेव शेप की मैग्नेट लेते हैं हम, कई बार पूछ लेता है कि कॉनकेव शेप क्यों लेते हैं, तो ध्यान रखना बेटा टू गेट द हाई मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम कॉनकेव शेप की मैग्नेट लेते हैं। ये हैंडल होता है, डन। आगे चलो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्लॉट द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ वर्सेस टाइम जनरेटेड बाय द लूप इन द वायर ऑब्टेनिंग। ये 2015 में क्वेश्चन आया। ये पूछ रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है फ्लक्स वर्सेस टाइम का। देखो पहले बना देता हूँ बेटा, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, फिर पूछा है ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो देखो फ्लक्स आपको पता है कि ईएमएफ, इसमें फ्लक्स कितना जनरेट होता है, साइन का ग्राफ बनता है, आप जानते हैं फ्लक्स का साइन का ग्राफ बना दो तो ये बेसिकली ये बन गया। ईएमएफ भी आपका साइन का ग्राफ बनता है, क्योंकि ये नोट साइन ओमेगा टी आता है, ये भी ये आ गया आपका, दोनों का क्या है ग्राफ जो है साइन पे रहेगा, साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बेटा 2014 में आया और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये मानता हूँ कि इस बार का ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है। सुनो क्या लिखा है इसमें, करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक कॉइल है हमारे पास जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है बेटा, 16 मिली हेनरी है। दूसरी कॉइल है L2 जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 12 मिली हेनरी, आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट इफ द, ये बोल रहा है कि करंट जो है सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बेटा आपको di/dt आपका कांस्टेंट गिवन है, ध्यान रखना दोनों कॉइल के अंदर di/dt क्या है, कांस्टेंट है। इफ द पावर सप्लाई टू द कॉइल आर इक्वल फाइंड द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। देखो पावर इसने बोला सेम है, पावर सेम का मतलब है कि P1 इजकल टू P2 गिवन है। पहला केस देखते हैं, P क्या होता है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट, तो E1 I1 इजकल टू हमारे पास क्या है, E2 I2 है। और E क्या होता है आपका, आपका जो करंट का चेंज है, इसने बोला वो तो सेम ही है भाई, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब जो आपका वोल्टेज है E1 और जो E2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ EMF ना। और EMF क्या होता है, LdI/dt होता है, LdI/dt इजकल टू हो गया ये मान लो L2 di/dt। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है करंट का चेंज बताना है आपको ना। यहाँ I1 तो है इधर, ये पीछे, यहाँ पे इधर I2 है ही ना। आपसे पूछा गया है ये वाला चीज तो सेम है भाई। देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने क्या काम करा, यहाँ लिखा है I1 सेम है आपका, E की जगह लिख दिया मैंने माइनस, माइनस छोड़ दिया LdI/dt, यहाँ पे भी LdI/dt, ये कट गया तो मेरे पास आ गया बेटा L1 I1 इजकल टू L2 I2। तो हमें L1 और L2 गिवन है, यदि मैं यहाँ पे L1 बाई L2 निकालूं, दिस विल बी I2 अपॉन I1 आ जाएगा मेरे पास। तो L1 का रेशियो कितना है हमारे पास, L1 है 16 और ये है 12, तो ये आ गया बेटा 4/3। तो जो आपका यदि मैं I1 और I2 का रेशियो लिखूं, दिस विल बी 3/4। पहले सवाल में ये पूछा गया था आपसे कि करंट इंड्यूस वोल्टेज और करंट का रेशियो, करंट का निकाला मैंने बेटा अभी ना, वोल्टेज का रेशियो निकालना है, तो वोल्टेज तो डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका, V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, क्योंकि V इजकल टू I इंटू R होता है, या फिर V इजकल टू जो है आपका क्या होता है EMF L इंटू di/dt होता है। ये जो मैंने निकाला ये करंट का निकाला है, E क्या है बेटा, L di/dt है, di/dt दोनों में कांस्टेंट है, ये 1 1 मान लो यहाँ पे। E2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा L2 di/dt, दोनों को डिवाइड मार दो, ये कट जाएगा। तो बेटा E1 बाई E2 आ गया हमारे पास L1 बाई L2। L1 हमें कितना गिवन है 16, ये 12, ये कट गया बेटा, ये आ गया 4/3। तो जो E1 और E2 का रेशियो आया, वोल्टेज का रेशियो आ गया बेटा हमारे पास 4/3, और जो करंट का रेशियो आया वो आ गया बेटा मेरे पास 3/4। तो आगे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल एट एन इंस्टेंट। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एनर्जी मान लो पहले वाले में है ½ Li², दूसरे वाले में है ½ Li², यहाँ पे L1 लिख दो, यहाँ L2,
I1 I2 दोनों को डिवाइड मारो, ये कट गया, सो यहाँ आ गया बेटा L1 बाई L2 और ये आ गया I1 बाई I2 का स्क्वायर। तो L1 बाई L2 का रेशियो हमें पता ही है कितना गिवन है, 16/12 है। I1 बाई I2 आया 3/4 का स्क्वायर, दिस इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4, ये तो कट गया बेटा, 3 से यहाँ 4 आ गया, दिस विल बी 3/4, तो इसका रेशियो आ गया 3:4। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 22 क्वेश्चन है ये ना। A conductor of length L is rotate about one of its end at a constant angular speed omega in a plane perpendicular to the uniform magnetic field B। हाँ, आपको बताया आपने, मैंने पीछे इसको बेटा ड्राइव कर रखा है आपके सामने कि जो यदि कोई कंडक्टर L लेंथ का ओमेगा स्पीड से घूमता है तो जो वहां पे EMF जनरेट होता है वो होता है बेटा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, आई थिंक यही होता है। ठीक है, आप एक बार पीछे वीडियो को जाके देखना, ये मैंने डेरिवेशन कराया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में बोला है प्लॉट द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब आपको ईएमएफ का ग्राफ बनाना है ओमेगा के साथ। देखो साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बन गया, ये ओमेगा आ गया, यहाँ आ गया बेटा ईएमएफ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा ग्राफ देखो ईएमएफ वर्सेस लेंथ के साथ बनाना है। एल पे कैसा है, डायरेक्टली है लेकिन स्क्वायर में है, तो स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा इंक्रीमेंट ऑर्डर में, तो ये एल हो गया, ये बेटा ई आ गया। ये दो इसका आंसर हो गया ग्राफ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो बेटा सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, 2 concentric circular loops of the radius 1 cm and 20 cm are placed coaxially। आपका एक की रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, एक की गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर, इन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लो, सॉरी 20 है, 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ भी 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। देखो ये मैंने पीछे ड्राइव करा रखा है आपको बेटा, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एम, तुम्हें याद हो तो वहां पे था म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर बाई 2R2। मैंने आपको बोला भी था कि ये फॉर्मूला याद रखना, आप सीधा क्वेश्चन आता है इस पे बेस, 2020 में सवाल आया, देख रहे हैं आप ये। तो यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। आई आपका करंट गिवन है, कितना वायर में करंट चल रहा है, 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू बेटा कितनी है, 5 एम्पियर गिवन है। क्या करंट तो सॉरी उसमें आता ही नहीं है, करंट कट जाता है, यहाँ पे पाई आता है। पाई की वैल्यू आपको पता है बेटा 3.14 इंटू R1 की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है इफ द करंट पास थ्रू द लूप आउटर लूप इज चेंजिंग एट द रेट 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड। आपका जो करंट का चेंज है, मतलब जो di/dt है वो गिवन है बेटा 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब 10 की पावर -3 नीचे आ गया, इंटू सेकेंड्स ना ऊपर लिखेंगे तो ये बनेगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। ये आपको di/dt गिवन है, आपसे पूछा है ईएमएफ बताना है, तो डायरेक्ट ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दे बच्चे। ये क्या होता है बेटा, m di/dt होता है। m आपके पास आ चुका पहले से, di/dt ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2020 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब मेरा कंसेप्ट ये है कि बेटा यदि आपको अच्छे से थ्योरी पता है ना तो आप बड़ा इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो 2014 में क्वेश्चन आया था ये वाला। डिस्क्राइब द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज ऑलवेज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट व्हिच अपोज द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। ये फैराडे का बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना कि ये आपके एक कॉइल ले लेते हैं, यहाँ पे आप एक मैग्नेट लेते हैं, यदि आप नॉर्थ पोल को पास लेके जाते हैं तो कॉइल उसका अपोज करती है। यहाँ पे यदि गैल्वेनोमीटर लगा हो तो ये डिफ्लेक्शन दिखाती है। जैसे ही आप इसे इसके पास ले जाके छोड़ देंगे, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। जैसे ही आप इसे वापस खींचते हैं तो जब भी कोयल ये मैग्नेट जो है मोशन में रहती है तब तब कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। आगे क्वेश्चन में लिखा है करंट फ्लोइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अलग से इंडिविजुअली कई बार आया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है बेटा, 2 to 3 टाइम्स पेपर में आया है ये सवाल, इसलिए आपको आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, करंट फ्लोइंग through an inductor of the self inductance L is continuously increasing. Plot a graph flowing showing the variation of the magnetic flux versus current। मतलब phi versus I का ग्राफ बनाना है आपको। ये बेसिक है, नॉर्मली आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता ही है
कि फाई क्या होता है, m इंटू आई होता है बस केवल। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच दीजिए। तो आई वर्सेज ये फाई हो गया, खत्म। ये पूछा है बेटा इसमें ना। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ वर्सेज डी आई बाई डी टी। मतलब ईएमएफ आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बाई डी टी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर मारते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आप इग्नोर मार देंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरे पे एक्स एक्सिस पे डी आई बाई डी टी दिखा रखा है और ईएमएफ ये है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है बेटा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेज करंट। मतलब एनर्जी वर्सेज करंट का पूछा है ग्राफ ना। आपको बताया एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि करंट जितना बढ़ेगा उतना ये स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा इंक्रीमेंट ऑर्डर में। आई वर्सेज यू का ग्राफ है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28th क्वेश्चन। स्टेट द वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो बेटा मैंने डायग्राम समझा दिया पीछे। कॉइल ऑफ द एन नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस द एक्सप्रेशन, ये हम कर चुके हैं पहले ही। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी जनरेशन इन दिस डिवाइस। ये पूछ रहा है कि इसके अंदर एनर्जी को जनरेट करने वाला सोर्स कौन सा होता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, देखो जो बेटा सोर्स है इसमें हाइड्रोलिक पावर यूज करते हैं हम ना, बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या फिर थर्मल पावर प्लांट ले लेते हैं हम, थर्मल पावर हो गया। दीज आर द सोर्स की जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब बेटा देखो इस वीडियो में इतना ही है बस, जो सारे क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि जो 2022 में भी आए हैं टर्म 1 के एग्जाम में। देखो एमसीक्यू है ये, टर्म 1 2022 में आया, ये भी आया दूसरा। ये कुछ है यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करना, ये सेल्फ करने हैं आपके ना, ये आपका होमवर्क है। इसे आप सीखेंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं आता आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों शेयर किया करो ना, क्योंकि बेटा जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे ना, और जितना जो मैंने आपको पहले समझाया था कि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू।